हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th एसएसटी में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्राचीन भारत में शिक्षा, साहित्य एवं कला। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पेरेंट्स जो है स्कूल छूटने के कारण पापा उसको बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं और बच्चा रास्ते में पूछता है कि क्या आपके टाइम में भी ऐसा ही होता है। तो उसके पापा बताते हैं कि जो प्राचीन भारत था यानी कि पुराने समय में भारत में कैसे शिक्षा प्राप्त की जाती थी और कौन कौन से केंद्र थे। तो ये शिक्षा प्राप्त करने से पहले उपनयन संस्कार होता था। ये भी हम आगे चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ से चैप्टर स्टार्ट है कि विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद है। ठीक है। और वेद में भी ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। 4 वेद हैं हमारे और वेदों के आधार पर दी जाने वाली शिक्षा को ही वैदिक शिक्षा कहा जाता है। प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में मुख्यतः वेद, उपवेद, उपनिषद, निरुक्त वेदांगों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। इस प्रणाली में विद्यार्थियों को गुरुओं के घर रहकर शिक्षा लेनी होती थी। बाद में गुरुकुलों का निर्माण हुआ और विद्यार्थी जंगलों में गुरुओं के आश्रम में बैठकर शिक्षा ग्रहण करने लगे। 3 दिन की परीक्षा के बाद विद्यार्थी का उपनयन संस्कार होता था, जो कि यहाँ पर पिक्चर दी हुई है। कितने दिन बाद? 3 दिन बाद सभी विद्यार्थियों को समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन शिक्षा प्रारूप यानी कि प्राचीन शिक्षा जो है वो किस तरह की थी? तो शिक्षा में कठोर अनुशासन थे। पाठों के उच्चारण पर यानी कि बोलकर याद करने पर बल दिया जाता था। वैदिक मंत्रों का जाप जो है वो शुद्ध उच्चारण से किया जाता था। उच्चारण मतलब होता है किसी चीज को बोल के देखना अच्छे से। स्वाध्याय यानी कि अपने आप पढ़ना, प्रवचन वैदिक शिक्षा के मूल अंग थे। शिक्षा विद्यार्थी को आंतरिक और बाहरी रूप से मजबूत बनाती थी। विद्यार्थी के मन की चंचलता को वश में करना, चित्त वृत्तियों यानी कि मन की जो वृत्तियां हैं उनका शोधन, राष्ट्र के प्रति प्रेम, परहित चिंतन यानी कि दूसरे के बारे में भी सोचना, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य था। क्या मूल उद्देश्य थे? ये यहाँ अच्छे से याद कर लेना। प्राचीन शिक्षा त्याग मूलक संस्कृति को पोषित करती थी। ये यहाँ उद्देश्य मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आंसर है उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जो आपके जैसे यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है लेकिन लास्ट में जो है वो ये वाला क्वेश्चन नहीं डाला हुआ है, लेकिन आपके एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि शिक्षा का, वैदिक शिक्षा पद्धति का मूल उद्देश्य क्या था शिक्षा का? तो गुरुजनों का सम्मान करना, माता पिता का, दूसरे के बारे में सोचना, राष्ट्र के प्रति प्रेम। ठीक है। शिक्षा में मोक्ष द्वार के लिए यज्ञ, अध्ययन और दान को मुख्य माना गया। जीवन व्यवस्था, ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, मतलब अर्थ आपको समझाने के लिए कि ग्रंथ क्या होता है। पुस्तक मुख्यतः धार्मिक एवं ऐतिहासिक होती है। गुरुकुल क्या होता है? ऐसा विद्यालय जहाँ या आश्रम जहाँ शिष्य जो है गुरु के परिवार के साथ रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। और देशाटन होता है देश भ्रमण। शब्दार्थ समझ के याद कर सकते हो आप इनको। उपनयन संस्कार का अर्थ होता है शिक्षा प्राप्त करने से पहले होने वाला संस्कार। तो हम थे यहाँ कि जीवन व्यवस्था को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ तथा संन्यास के आधार पर बांटा गया था। वैदिक शिक्षा में लोक और परलोक, जीवन की समस्याएं, आत्मा परमात्मा का ज्ञान, देशाटन, चरित्र निर्माण, दूसरों की भावनाओं का आदर आदि गूढ़ यानी कि गहरे विषयों के मार्ग को जाना जाता था। विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, व्यापक दृष्टिकोण एवं सकारात्मक पहलुओं पर जोर दिया जाता था। विद्यार्थी गुरुओं के सानिध्य में अंतवासी यानी कि उनके नजदीक होकर शिक्षा ग्रहण करता था एवं व्यवसायगत शिक्षा का प्रचलन भी था। प्राचीन भारत में शिक्षण पद्धति की विशेषताएं। प्राचीन काल में अभ्यास की प्रक्रिया में आचार्य का विशिष्ट यानी कि विशेष स्थान होता था। आचार्य को यानी कि गुरु को देवताओं की उपाधि प्राप्त थी। गुरु शिष्य में व्यक्तिगत संबंध होता था।
शिष्य गुरु के कुल का सदस्य बनकर रहता था। शिक्षण मौखिक था, पुस्तकों की सहायता सदा नहीं ली जाती थी। वेदों का अध्ययन व अध्यापन कई रूपों में होता था। शिक्षण के अभ्यास में विशेष तौर पर उच्चारण पर ध्यान दिया जाता था। अवकाश यानी कि छुट्टियां जो है वो मुख्य रूप से प्रतिपदा, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या को निर्धारित थी। आकस्मिक घटनाएं यानी कि अचानक कोई घटना होती है, जैसे उपद्रव, आक्रमण, लूटमार, दुर्घटना, दैवीय आपत्ति यानी कि बारिश, बाढ़, तूफान, इन पर भी अवकाश यानी कि छुट्टियां होती थी। वेदाध्ययन का तात्पर्य केवल मंत्रों को याद करना ही नहीं था, बल्कि उनके अर्थों को समझना भी था। अनुशासन कठोर था, संवेगों व इच्छाओं पर संयम रखा जाता था, यानी कि पाबंद रखा जाता था, कंट्रोल किया जाता था अपनी इच्छाओं को। अध्ययन के लिए कोई शुल्क नहीं होता था, यानी कि कोई फीस नहीं होती थी। वैदिक संस्कृति की रक्षा करना, उसको बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास होता था। विद्यार्थी के नैतिक उत्थान के लिए आध्यात्मिक वातावरण तैयार किया जाता था, जैसे यज्ञ आदि करना। विद्यार्थी के मन, वचन एवं कर्म की शुद्धता पर बल दिया जाता था। शिक्षा की समाप्ति पर समावर्तन संस्कार किया जाता था। प्राचीन काल में स्त्रियों की शिक्षा जो है वो कैसी थी? वेदों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा भी अच्छी थी, यानी कि उनकी अच्छी व्यवस्था थी। उनका भी उपनयन संस्कार होता था, वे भी उच्च शिक्षा प्राप्त करती थी। उच्च शिक्षा के कारण ही ऋग्वेद में स्त्री को ब्रह्मा का दर्जा दिया गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद कन्याओं को काव्य कला, शस्त्र विद्या, ललित कलाओं, संगीत, नृत्य, अभिनय आदि की शिक्षा देने की भी व्यवस्था थी। नृत्य, गायन व नृत्य कला में पारंगत स्त्री को, यानी कि ये चीजें जिनको बहुत अच्छे से आती थी, हर तरह से अच्छा करती थी वो, मतलब इसमें परिपूर्ण थी, तो ऐसी स्त्री को विशारद कहा जाता था। उपनिषदों में आदर्श नारियों का वर्णन भी खूब मिलता है। किसमें? उपनिषदों में। किस किस का? मैत्रेयी, जो कि याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी थी। भारती, जो कि मंडन मिश्र की पत्नी थी। और गार्गी जो थी आदि। कौन कौन सी स्त्रियां थी? मैत्रेयी, भारती और गार्गी। लेकिन वैदिक काल के बाद स्त्री शिक्षा में कमी आई है। आगे है सैन्य शिक्षा। अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है, किसमें? अथर्ववेद में, कि प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र रक्षा के लिए सैन्य शिक्षा दी जानी अनिवार्य है, यानी कि आवश्यक है। सामान्य रूप से क्षत्रियों को ही सैन्य शिक्षा दी जाती थी। राष्ट्र की रक्षा का उत्तरदायित्व उन्हीं का होता था। प्राचीन काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो सबसे पहला था नालंदा विश्वविद्यालय। यह कहाँ था? पटना के राजगृह नामक जिले में। इस विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ह्वेन-सांग ने भी 2 वर्ष तक यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी। और यहाँ 10,000 विद्यार्थी और 1,510 यानी कि 1510 शिक्षक जो थे वो कार्यरत थे। यह आवासीय विश्वविद्यालय था, यानी कि यहाँ पर रहने का प्रबंध भी था विद्यार्थियों के। इसमें केवल भारत से ही नहीं, बल्कि चीन, भूटान, नेपाल, जापान, श्रीलंका, तिब्बत आदि से विद्यार्थी भी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा, व्याकरण, राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, विज्ञान, गणित, दर्शन आदि विषय पढ़ाए जाते थे। अतः शिक्षण केंद्रों के प्रति राजा हर्षवर्धन हमेशा सचेत रहे थे। उसके बाद सेकंड है हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय। यह भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, जो कि वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी के निकट जोलिया तथा पीपला गांव के पास स्थित है। यानी कि ये जो विश्वविद्यालय है ये फिलहाल भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान में आता है। आज का जो पाकिस्तान है
इस स्थान का विवरण अनेक प्राचीन ग्रंथों जैसे कि महाभारत, रामायण आदि में भी मिलता है, परंतु इसे शिक्षा के केंद्र के रूप में 7वीं शताब्दी के पूर्व में स्थान मिला है। यह राजगृह बनारस और उज्जैन जैसे दूर दूर के विद्यार्थियों को आकर्षित करता था। बाद में शक खून आक्रमणों के कारण यह विश्वविद्यालय समाप्त हो गया, परंतु इसके अवशेष दर्शाते हैं कि यह उच्च श्रेणी का विश्वविद्यालय तथा संस्कृति का केंद्र था। यहाँ धर्म से संबंधित साहित्य, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र पर अनेक ग्रंथ लिखे गए थे और महात्मा बुद्ध का इलाज करने वाले जीवक नामक चिकित्सक ने यहाँ 7 वर्ष तक शिक्षा अर्जित की थी, यानी कि यहाँ 7 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ वेद, वेदांत, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष शास्त्र, चिकित्सा शिक्षा और कृषि की शिक्षा भी दी जाती थी। यहाँ अध्ययन करने वाले व्यक्तियों में मुख्यतः पाणिनि, चाणक्य, जीवक आदि शामिल है। इसमें प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा होती थी। ठीक है, पहले एग्जाम्स होता था, फिर इसमें एडमिशन मिलता था। उसके बाद है वल्लभी विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ही था, जो गुजरात के काठियावाड़ में स्थित था। यह वर्तमान भावनगर जिले में स्थित है। गुजरात में मैत्रिक वंश का जो राज्य था 5वीं से 8वीं शताब्दी तक रहा है और इस वंश के किसके मैत्रिक वंश के सेनापति भट्टारक ने 470 ईस्वी में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा इत्सिंग ने भी इस शिक्षा केंद्र का विस्तार से वर्णन किया है। इत्सिंग यहाँ 3 वर्ष तक रहा भी था। ह्वेनसांग के अनुसार यह विश्वविद्यालय जो है नालंदा के समान ही प्रसिद्ध था। वल्लभी भी दूर दूर से विद्वानों को आकर्षित करता था और यहाँ पढ़े हुए व्यक्ति का सारे देश में सम्मान से यानी कि यहाँ जो पढ़ के जाता था जो व्यक्ति, तो उसका पूरे देश में उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। इस विश्वविद्यालय में अनेक विषयों का अध्ययन होता था, विशेषतः कानून, अर्थशास्त्र, गणित और साहित्य। इसमें अनेक विहारों का वर्णन भी करवाया था। इस विश्वविद्यालय के पास ही मैत्रेयों की राजधानी और बंदरगाह भी था। यह 775 ईस्वी तक चलता रहा। इसी समय अरबों के आक्रमण आरंभ हो गए और इसका पतन आरंभ हो गया। नेक्स्ट हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यह वर्तमान बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी, जो कि 780 से 810 ईस्वी तक जिसने शासन किया था। इस राजा ने अनेक बौद्ध मंदिर और विहारों की स्थापना की थी। विहार क्या होता है? बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को बोलते हैं। इनमें अध्ययन अध्यापन कार्य होता था। इस विश्वविद्यालय ने अपनी विशेषताओं के कारण अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। तिब्बत के लोग बड़ी संख्या में अध्ययन के लिए यहाँ आते थे और वापस जाकर बड़े बड़े पदों पर नियुक्त होते थे। चीन के राजा के अनुरोध पर यहाँ से दीपंकर श्री ज्ञान नामक विद्वान को चीन भेजा गया था। विश्वविद्यालय का प्रशासन महास्थविर चलाते थे और वही उसके कुलपति हुआ करते थे। अध्यापक सादा जीवन और उच्च विचार वाले व्यक्ति होते थे। यहाँ व्याकरण, दर्शन, कर्मकांड आदि का विशेष अध्ययन कराया जाता था। परंतु बाद में यहाँ तंत्र मंत्र का अध्ययन भी होने लगा, जो कि इस विश्वविद्यालय के पतन का कारण भी बना। नेक्स्ट उसके बाद कांचीपुरम विश्वविद्यालय। यह कांचीपुरम में ही स्थित था। कांची जो है वो दक्षिण भारत का प्रसिद्ध नगर, शिक्षा केंद्र और पल्लव राजाओं की राजधानी था। यहाँ हिंदू एवं बौद्ध दोनों ही धर्मों की शिक्षा विभिन्न केंद्रों में दी जाती थी। धर्मों के अध्ययन अध्यापन के साथ साथ तर्कशास्त्र, न्याय शास्त्र और व्याकरण साहित्य की शिक्षा भी दी जाती थी। न्याय भाष्य के प्रसिद्ध रचयिता वात्स्यायन जो है कांची के आचार्य रहे थे। दिगनाग ने भी इस स्थान पर
विद्या प्राप्त की थी। 5वीं सदी के कदम्ब वंश के शासक मयूर वर्मा ने यहीं पर अध्ययन किया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग कांची में काफी समय तक रहा। उसके अनुसार कांची जो है वो वैष्णव, जैन और बौद्ध संप्रदाय की महायान शाखा का भी केंद्र था। प्राचीन भारत में साहित्य कैसा था? प्राचीन भारत में हिंदू, बौद्ध तथा जैन साहित्य की रचना हुई थी। इसके अतिरिक्त लौकिक साहित्य भी बड़ी मात्रा में पाया गया। हिंदू साहित्य में क्या क्या थे? 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, धर्मसूत्र, स्मृतियां, रामायण, महाभारत और 18 पुराण आदि थे। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश, बुद्ध चरित्र और जातक कथाएं प्रमुख थी। जैन साहित्य में 10 अंग, 10 उपांग, प्रकीर्ण ग्रंथ एवं पद्य पुराण आदि थे। लौकिक साहित्य में कौटिल्य, विशाखदत्त, कालिदास, शूद्रक, दंडी, विष्णु शर्मा, पाणिनि, पतंजलि, भरत मुनि, बाण, हर्ष आदि की रचनाएं हैं। ये सभी जो है कालिदास, शूद्रक, दंडी, विष्णु शर्मा, पाणिनि, पतंजलि, ये सभी संस्कृत के महान विद्वान थे। प्राचीन भारत में कला के बारे में। अब कला का अर्थ होता है मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है, वह कला कहलाती है। भारतीय कला जो है वो दर्शन है। ऋग्वेद में भी कला शब्द का वर्णन मिलता है। प्रथम शताब्दी में भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में इसका वर्णन किया है। कला का वास्तविक अर्थ है प्रेरित करना। सुंदर, मधुर, कोमल और सुख देने वाला शिल्प कौशल ही कला कहलाता है। भरत मुनि भी जो है वो संस्कृत के महान विद्वान थे। उसके बाद है कला के प्रकार कौन कौन से हैं, यानी कि टाइप्स। कुछ पिक्चर्स दी हुई है, हम यहाँ से पढ़ते हैं। वास्तुकला या स्थापत्य कला, इस कला में भवन निर्माण, दुर्ग, मंदिर तथा स्तूप यानी कि खंबे जो हैं आदि आते हैं। मूर्ति कला, इसमें पत्थर व धातु से बनी हुई मूर्तियां बनाई जाती थी। चित्रकला, इसमें भवन की दीवारों, छतों, भोजपत्रों, भोजपत्र यानी कि वृक्ष है एक, उसके पत्तों पर व कागज पर अंकित चित्र आते हैं। मृद भांड कला, इस कला में मिट्टी, मृद होता है मिट्टी के बर्तन आते हैं, यानी कि उन पे कला की जाती है मिट्टी के बर्तनों पर। मुद्रा कला, इसमें सिक्कों पर अंकित मोहरें आती है। पाषाण कला, पाषाण मीन्स होता है पत्थर, पत्थर से बनाई गई मूर्तियां इसमें आती है। धातु कला, इसमें कांस्य, तांबा अथवा पीतल से बनी मूर्तियां आती है। दंत कला, इसमें हाथी के दांतों से निर्मित कलाकृतियां आती हैं। मृत्तिका, मृत्तिका होती है मिट्टी, मिट्टी से बने खिलौने एवं आकृतियां आती है इसमें। उत्कीर्ण कला या भास्करीय कला, इस कला में पत्थर, चट्टान, धातु अथवा लकड़ी के फलक पर उकेर कर, उत्कीर्ण हो गया ना, उकेर कर यानी कि उसको उभार कर रूपांकन, अच्छा उसको कोई रूप दे दिया जाता था, वो कला है। ललित कला, ललित कला जो है सौंदर्य प्रधान है। इसमें स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, संगीत तथा काव्य कला मानी जाती है। कला अध्ययन के स्रोत कौन कौन से हैं? कला को जानने के लिए क्या है? शिलालेख, शिला होती है पत्थर, पत्थरों के ऊपर लिखे हुए लेख, ऐतिहासिक ग्रंथ, प्राचीन खंडहर, मोहरें व मुद्राएं, यात्रियों के वृत्तांत व राजाओं द्वारा लिखी गई आत्मकथा ही संबल होती है, यानी कि सहयोग देती है, वहीं से हम कला के बारे में जान पाते हैं। इनके द्वारा ही इस कला की विशेषताओं का पता चलता है। प्राग ऐतिहासिक कला, पाषाण युग का मनुष्य प्रकृति द्वारा बनाई गई गुफाओं में रहता था। वह पत्थर, लकड़ी, जानवरों की हड्डियों से हथियार बनाता था। ये कुछ शब्दार्थ है। शिलालेख, पत्थरों पर गोदे गए लेख, यानी कि पत्थरों पर लिखे गए लेख, क्योंकि पत्थरों पर यदि हम बहुत मेहनत लगती है पत्थर पे कुछ लिखने में, और फिर वो जल्दी से समाप्त भी नहीं होता, यानी कि मिटता नहीं है। खंडर, गिरी हुई इमारतों के अवशेष, यात्रियों के वृत्तांत, वृत्तांत मतलब यात्रियों के द्वारा लिखे गए विवरण। सरस्वती सिंधु सभ्यता की कला, इस सभ्यता के लोग काली व लाल पकाई मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर थे। इसके अलावा मातृ देवी की मूर्तियां, वनस्पति, पशु पक्षियों के चित्र, मछली व बारहसिंगे का चित्र
बनाते थे। इस सभ्यता में बड़े बड़े स्नान घर, अनाज भंडार, मिट्टी के बर्तन, खिलौने व मोहरे प्राप्त हुए हैं। आप पिक्चर में यहाँ देख सकते हो साथ साथ। उसके बाद है अजंता की कला। बौद्ध काल की महान धाती यानी कि धरोहर अजंता को माना जाता है, जो महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं व जातक कथाओं पर आधारित है। अजंता के 30 गुफा मंदिर पहाड़ियों को काट कर बनाए गए हैं। अजंता के 30 मंदिर जो है गुफा में पहाड़ियों को काट कर बनाए गए हैं। ये गुफाएं मूर्तिकला, वास्तुकला व चित्रकला का उत्तम संगम है। आगे है बाघ की गुफाएं। भारतीय चित्र परंपरा को अजंता के बाद बाघ की कला में देखा जा सकता है। बाघ की गुफाएं है ये कलाएं। कई बच्चे सोचते हैं बाघ कोई जानवर आ गया। बाघ की गुफाएं गुप्त काल के श्रेष्ठतम उदाहरणों में से एक है। इनकी चित्र शैली का आकार अजंता शैली है। बाघ गुफाओं की कुल संख्या 9 है, जो सभी विहार गुफाएं हैं। गुप्तकालीन कला। गुप्त काल धार्मिक सहिष्णुता का काल यानी कि समय था। वासुदेव संप्रदाय से कृष्ण और बलराम की पूजा हुई। हिंदू देवी देवताओं को सुरुचिपूर्ण अंकन गुप्त काल में हुआ। कृष्ण को विष्णु का अवतार मानने से विष्णु की प्रतिमाओं का भी अंकन हुआ, यानी कि वो भी बनाई गई। इसी काल में बड़े बड़े मंदिर बनने शुरू हुए थे। जैन गुफाएं। उसके बाद ये गुफाएं एलोरा गुफा श्रृंखला के अंतिम छोर पर एक साथ बनी है। इन गुफाओं की दीवारों पर पार्श्वनाथ और महावीर तीर्थंकरों की मूर्तियां बनी हुई है। इसके अतिरिक्त बाहुबली गोमतेश्वर का अंकन विशेष लोकप्रिय है। नेक्स्ट है नटराज की मूर्ति। चिंगलेपुट जिले के कुरम से प्राप्त नटराज की प्रतिमा दक्षिण भारतीय चोल वंश के आरंभिक काल की है। यह प्रतिमा राजकीय संग्रहालय मद्रास में सुरक्षित है। तांबे से निर्मित नटराज की यह मूर्ति बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित है। ये एलोरा की गुफाओं के चित्र तो है, लेकिन ये क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं अच्छे से। एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। राष्ट्रकूट शासन कृष्ण प्रथम के काल में एलोरा के विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ था। यह मंदिर पहाड़ों को काटकर बनाया गया था और इस मंदिर के किनारे किनारे विशाल हाथियों की पंक्ति बनी हुई है। स्थापत्य कला या वास्तुकला। यह कला तर्क, बुद्धि, विज्ञान और तकनीक के मिश्रण की वास्तुकला कहलाती है। इस प्राचीन कला में भवनों की दशा व दिशाओं का बोध होता है। इस कला में बुद्धि का प्रकृति व रुचि के साथ तालमेल बिठाकर भवनों आदि का निर्माण किया जाता था। आधुनिक युग में यह कला अपने उत्कर्ष यानी कि चरम पर है। उसके बाद माइंड मैप है, यानी कि वही पीछे की सारी बातें एक बार रिपीट हुई है। कला के प्रकार कौन से हैं, कला अध्ययन के स्रोत कौन कौन से हैं, और विभिन्न काल खंड में कलाएं। और अब है हमारे क्वेश्चन आंसर। आओ जाने कितना सीखा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही उत्तर छाटे। अजंता एलोरा एवं जैन गुफाएं, तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है अजंता एलोरा और जैन गुफाएं। नाटक शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र होता है, नाटक नहीं होता, ये नाट्य शास्त्र लिखा जाता है वैसे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, नृत्य गायन व नृत्य कला में पारंगत स्त्री को विशारद कहा जाता था। प्रकीर्ण ग्रंथ जो है वो जैन साहित्य है। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा की समाप्ति पर होने वाला संस्कार कौन सा है? समावर्तन। समाप्ति, से समाप्ति और से समावर्तन। ठीक है, स्टार्टिंग में उपनयन होता है जब शिक्षा शुरू होती है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा के मूल अंग स्वाध्याय और प्रवचन हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग काली व लाल पकाई मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, प्राचीन भारतीय साहित्य में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का साहित्य है। स्थापत्य कला या वास्तुकला तर्क, बुद्धि और विज्ञान एवं तकनीक के मिश्रण की कला
कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा मिलान करें। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार है शिक्षा प्राप्त करने से पहले होने वाला संस्कार। वल्लभी विश्वविद्यालय ये हमारा गुजरात में है, ठीक है। और जातक कथा, जातक कथाएं जो है वो बौद्ध साहित्य से संबंध रखती है। दंत कला, दंत कला है हाथी दांत से निर्मित कलाकृतियां। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के शासक धर्मपाल ने बनवाया था। अब हमारे लघु प्रश्न, ठीक है। हिंदू जैन एवं बौद्ध साहित्यों के दो दो ग्रंथों के नाम बताएं। तो चलिए हम यहां से करते हैं ये। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदू जैन और बौद्ध साहित्यों के दो दो ग्रंथों के नाम बताइए। हिंदू साहित्य में हमने पढ़ा था 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ है, महाभारत है, रामायण है, कोई भी 2 याद रख सकते हैं आप। जैन साहित्य में अंग और उपांग, बौद्ध साहित्य में दीपवंश और त्रिपिटक। आप पीछे बुक में से कोई भी जो आपको इजी लगे वो भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, कला के प्रकारों को सूचीबद्ध करें। तो कला के प्रकार है वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, मृद भांड कला, मुद्रा कला, पत्थर कला, धातु कला, दंत कला, उत्कीर्ण कला तथा ललित कला। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि चोल वंश की दक्षिण भारतीय कला यानी कि जो नटराज की मूर्ति की है उसकी विशेषताएं बतानी है। तो नटराज की मूर्ति की विशेषताएं क्या है कि ये प्रतिमा जो है चिंगलेपुट जिले के कुरम से प्राप्त दक्षिण भारतीय चोल वंश के आरंभिक काल की है। यह प्रतिमा राजकीय संग्रहालय मद्रास में सुरक्षित है। तांबे से बनी, किससे? तांबे से बनी नटराज की यह मूर्ति बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित है, यानी कि ये कहाँ पर है? मद्रास के बोस्टन संग्रहालय में। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारा प्राचीन भारत के शिक्षा के मुख्य केंद्र को सूचीबद्ध करना है, यानी कि मुख्य केंद्रों के नाम बताने हैं। तो ये थे नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और कांचीपुरम विश्वविद्यालय। फिफ्थ क्वेश्चन है कि जीवन व्यवस्था को किस आधार पर बांटा गया था। तो जीवन व्यवस्था को ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ तथा संन्यास के आधार पर 4 तरह से बांटा गया था। अब हमारा नेक्स्ट, आइए विचार करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें वैदिक शिक्षा पद्धति की विशेषताएं क्या हैं। तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी को गुरुओं के घर रहकर शिक्षा लेनी होती थी। बाद में गुरुकुलों का निर्माण हुआ और विद्यार्थी गुरुओं के आश्रम में बैठकर शिक्षा ग्रहण करने लगे। 3 दिन की परीक्षा के बाद विद्यार्थी का उपनयन संस्कार होता था। शिक्षा में कठोर अनुशासन होता था। पाठों के उच्चारण पर बल दिया जाता था। वैदिक मंत्रों का जाप जो है वो शुद्ध उच्चारण से किया जाता था। स्वाध्याय व प्रवचन वैदिक शिक्षा पद्धति के मूल अंग थे। शिक्षा विद्यार्थी को राष्ट्र के प्रति प्रेम, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना, मन की चंचलता को वश में करना आदि सिखाना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य था। वैदिक शिक्षण पद्धति में विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास व सकारात्मक पहलुओं पर जोर दिया जाता था। आचार्य को देवत्व की उपाधि प्राप्त थी। शिक्षा की समाप्ति पर समावर्तन संस्कार किया जाता था। नेक्स्ट हमारा कि वैदिक काल में स्त्री शिक्षा एवं आज की जो स्त्री शिक्षा है उसकी व्यवस्था में तुलना करनी है। तो पहले हम देखते हैं कि वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा कैसी थी। वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा की भी अच्छी व्यवस्था थी। उनका भी उपनयन संस्कार होता था। उच्च शिक्षा प्राप्त करती थी वो भी, और उच्च शिक्षा के कारण ही ऋग्वेद में स्त्री को ब्रह्मा कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद काव्य कला, शस्त्र विद्या, ललित कलाओं, संगीत व नृत्य, अभिनय आदि की शिक्षा लेने की भी व्यवस्था थी। नृत्य व गायन में पारंगत स्त्री को विशारद कहा जाता था और मैत्रेयी, भारती, गार्गी आदि वैदिक काल की विद्वान या विदुषी स्त्रियां थी।
ठीक है। और आज की स्त्री भी उच्च शिक्षा प्राप्त करती है, वह नृत्य, गायन, काव्य, कला, शस्त्र विद्या व अभिनय आदि की शिक्षा भी प्राप्त कर सकती है। शिक्षा आयोग ने स्त्री शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की सिफारिश की है। भारत सरकार ने स्त्री शिक्षा के लिए साक्षर भारत मिशन आरंभ किया। पूर्व पाषाण काल की कला एवं सिंधु घाटी की कला में समानताओं व विभिन्नताओं का तुलनात्मक विश्लेषण करना है। कौन कौन से? पूर्व पाषाण काल और सिंधु घाटी की कला। तो पूर्व पाषाण काल की कला, पूर्व पाषाण काल का मनुष्य प्रकृति द्वारा बनाई गई गुफाओं में रहता था। वह पत्थर, लकड़ी, जानवरों की हड्डियों से हथियार बनाता था। सिंधु घाटी की कला, इस सभ्यता के लोग काली व लाल पकाई मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर थे। ये लोग मछली, बारहसिंगा, पशु पक्षियों के चित्र, मातृदेवी की मूर्तियां भी बनाते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में बड़े बड़े स्नान घर, अनाज भंडार, मिट्टी के बर्तन, खिलौने व मोहरें प्राप्त हुई है। कला से क्या अभिप्राय है? उसके स्रोत क्या है? कला मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है, वह कला कहलाती है। भारतीय कला जो है वो दर्शन है। ऋग्वेद में भी कला का वर्णन है। प्रथम शताब्दी में भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में इसका वर्णन किया है। कला का वास्तविक अर्थ है प्रेरित करना। सुंदर, मधुर, कोमल और सुख देने वाला शिल्प कौशल कला कहलाता है। कला के स्रोत, कला को जानने के लिए शिलालेख, ऐतिहासिक ग्रंथ, प्राचीन खंडहर, मोहरे एवं मुद्राएं जो है वो, यात्रियों के वृत्तांत, राजाओं द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं जो है वो ही सहयोगी होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के शिक्षा के केंद्रों की विशेषताओं का विश्लेषणात्मक वर्णन करें। शिक्षा के केंद्रों की विशेषताएं, तो हमारे शिक्षा के केंद्र मुख्य कौन कौन से थे? फर्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय। तो यह पटना के राजगृह जिले में स्थित था। इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। यह एक आवासीय विश्वविद्यालय था, यानी कि विद्यार्थी यहाँ पर रहकर भी शिक्षा ग्रहण कर सकते थे और यहाँ पर विदेशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। सेकंड है तक्षशिला विश्वविद्यालय। यह भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है जो आज के पाकिस्तान में स्थित है। 7वीं शताब्दी के पूर्व में यह शिक्षा का केंद्र बना। यहाँ वेद, वेदांत, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष, चिकित्सा और कृषि की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पाणिनि, चाणक्य, जीवक आदि ने भी अध्ययन किया था। ये संस्कृत के महान विद्वान थे। थर्ड है हमारा वल्लभी विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय गुजरात के काठियावाड़ में स्थित था। इसकी स्थापना 470 ईस्वी में मैत्रक वंश के सेनापति भट्टारक ने की थी। यहाँ पढ़े हुए व्यक्ति सारे देश में सम्मान से देखे जाते थे। और फोर्थ है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने बिहार में की थी। इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे महासतवीर और अध्यापक जो थे यहाँ के वो सादा जीवन और उच्च विचार वाले व्यक्ति होते थे। उसके बाद है कांचीपुरम विश्वविद्यालय। यह दक्षिण भारत का प्रसिद्ध नगर कांची में स्थित था। न्याय भाष्य के प्रसिद्ध रचयिता वात्स्यायन, ये ध्यान रखना, वात्स्यायन न्याय भाष्य के प्रसिद्ध रचयिता है। न्याय भाष्य लिखा हुआ है वात्स्यायन के द्वारा। यहाँ आचार्य रहे थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार कांची विश्वविद्यालय में हिंदू एवं बौद्ध दोनों ही धर्मों की शिक्षा दी जाती थी। ये मैप है। लास्ट में हमारा क्वेश्चन है भारत के मानचित्र पर निम्न स्थानों को अंकित करें और नाम लिखें। कौन कौन से स्थान है? कांचीपुरम है यहाँ पर, ये रहा कांचीपुरम और कांची। उसके बाद है एलोरा की गुफाएं हैं, ये हम यहाँ देख लेते हैं ऊपर। बाघ की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं, ये एक साथ ही ये दोनों महाराष्ट्र में है। वल्लभी और बिहार, ये हमारे विश्वविद्यालय थे जहां पर बिहार
और नालंदा। ठीक है,